बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा सॉलिड्स। आज हम सॉलिड्स में देखने वाले हैं इसकी टाइप्स, इसके अलावा इसके जो है वो कोफिशिएंट्स, और इसके अलावा हम इसकी तकरीबन 11 टाइप्स ऑफ जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं इसकी टाइप्स। इसकी कितनी टाइप्स हैं? 2। एक है अमॉर्फस और दूसरी कौन सी टाइप है इसकी? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन से आपने समझ जाना है क्रिस्टल मतलब कि सॉलिड है, मतलब बहुत रिजिड है। और अमॉर्फस इसका मतलब ये होता है कि शेपलेस, जिसकी कोई शेप नहीं है, जो रिजिड नहीं है। ये रेंज फॉर्म में होंगे, ये शेपलेस होंगे। जो रेंज फॉर्म में होंगे ऑफकोर्स उनके जो मेल्टिंग पॉइंट वो शार्प होंगे, और जो दूसरे होंगे उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होंगे। ये रिजिड सॉलिड होंगे और ये सुपर कूल लिक्विड्स होंगे। ठीक है। इनके स्ट्रक्चर के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के वाटर मॉलिक्यूल होगा एज अ पार्ट। जैसे यहाँ पे CuSO4 दिखाया गया है, जिसका कलर ब्लू होता है। जब इसे हीट किया जाता है तो ये ब्लू कलर कम हो जाता है। N2SO4 डॉट H10H2, इसके अलावा Na2CO3। ठीक है। इनके साथ जब वाटर ऐड होता है तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ ही ऐड होता है। ये जो है वो मॉर्फस के साथ ऐड नहीं होता। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है रबर, ग्लास। माय बैड। इससे ये बनते किस तरह से हैं? सॉलिड को जब हीट किया जाता है फिर उसे मेल्ट करते हैं। ठीक है। जब उसे मेल्ट करते हैं ना, उसके बाद उसे फ़ौरन से कूल करते हैं। इस फ़ौरन से इसलिए करना ताकि उसे टाइम ना मिले कि वो अपनी अरेंजमेंट प्रॉपर कर ले। तो वहाँ पर जो है वो अमॉर्फस सॉलिड बन जाएगा। जब हम इन्हें हीट करते हैं तो यहाँ पर कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं बनते, क्योंकि ये सॉलिड है। तो ये लेकिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। इनकी डेफिनेट होती है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? सॉलिड का चेंज होना इनटू लिक्विड, जब उसे हीट दी जाए एट देयर मेल्टिंग पॉइंट। और इसके कोई भी डेफिनेट नहीं होते। इसका जो स्मॉल यूनिट है उसे कहते हैं यूनिट्स है, और इसके स्मॉल यूनिट को जिसके अंदर थोड़ी बहुत अरेंजमेंट होती है, ऑर्डर होता है, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइट। ठीक है। अमॉर्फस की उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोफिशिएंट। एक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है सॉलिड का, और एक होता है कंप्रेशन का। जो एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है ना, ये किस तरह होता है? जब हम इसे टेम्परेचर देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि चार्ल्स लॉ कहते ही है कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन है वो ये कहता है कि जब प्रेशर अप्लाई करते हैं 1 atm तो इसका जो है वो कोफिशिएंट जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम जो है इनकी आगे फार्मूलाज हैं, लेकिन वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो जो पटरी की रेल होती है उनके दरमियान गैप्स क्यों होते हैं? वो इसी वजह से होती है कि जब ठंड होती है तो उन्होंने इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और गर्मियों में उन्होंने एक्सपैंड करना होता है। ठीक है। तो स्पेस इसीलिए रखते हैं ताकि वो इस तरह की चीज़ों को कवर अप कर सकें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ज्योमेट्रिकल शेप। आज हम इसकी टोटल 11 जो है वो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहले आ जाती है ज्योमेट्रिकल शेप। डेफिनेट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है डेफिनेट, क्योंकि रिजिड है, हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म है, डिस्टिंक्टिव होती है और 3 डायमेंशनल होती है। और इनके जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं ना, वो जहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट करना होता है वो हमेशा सेम होती है। सेम क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है वो हमने सिमेट्री भी ऑब्जर्व की है कि सेम साइड ऑन द ऑपोजिट थिंग। ठीक है। तो इस वजह से इसके जो फेसेस और एंगल्स होते हैं ना इन सॉलिड्स के, वो करेक्टरिस्टिक होते हैं। चाहे हम इनको जो है वो तोड़ के पाउडर फॉर्म में क्यों ना ले आएँ, इसके जो है वो एंगल्स और फेसेस करेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके अलावा इसकी एग्जांपल भी हमारे पास आ जाता है क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अगले टाइप में हमारे पास आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इसके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगी। क्लीवेज प्लेन इसके बाद आ जाता है। क्लीवेज प्लेन किसे कहते हैं? जब हम एक क्रिस्टल को तोड़ते हैं उसकी स्मॉल साइज़ के अंदर, ठीक है, शेप उसकी जो है वो सेम ही हो जिस तरह ओरिजिनल मॉलिक्यूल की थी, जिस तरह ओरिजिनल क्रिस्टल की थी। तो ये जो है यहाँ पर जो प्लेन हमें डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में हमने उसे कट करके जो है वो हमें से सेम शेप और सेम साइज़ के अंदर लेके आए हैं, वो हो गए क्लीवेज प्लेन। इसकी एग्जांपल में आ जाता है NiSO4.6H2O, या NaNO3, या इसके अलावा मिका, या इसके अलावा जो है वो कैल्शियम डाइएसिटिक एसिड। इसके अंदर जो है वो हमेशा इसको कट किस सरफेस में आपने करना है? पैरेलल सरफेस में। तो कट करना, क्लीवेज का मतलब ये होता है कट करना, और प्लेन बताएगा किस डायरेक्शन में कट करना है। ठीक है। इसके अलावा क्लीवेज प्लेन जो है वो एक एप्लीकेशन है एनआइसोट्रॉपी की। अभी हम देखते हैं एनआइसोट्रॉपी किसे कहते हैं। एनआइसोट्रॉपी ये कहती है कि जिस डायरेक्शन में जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजिंग्स आए उसे कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। जैसे हमारे पास ग्रेफाइट की एग्जांपल है। ग्रेफाइट को जब हम परपेंडिकुलर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं तो वो इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है, लेकिन अगर हम उसे पैरेलल डायरेक्शन में मूव करवाएं तो ये
कंडक्टर के तौर पे एक्ट करता है। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं क्लीवेज, प्लेन्स भी आ जाते हैं, वो भी सीखे, और क्लीवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक और थर्मल कंडक्टिविटीज़, ये सब इसकी जो है वो एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री की मेन डेफिनेशन ये होती है कि सेम थिंग ऑन द अपोजिट साइड, यानी कि दोनों साइडों पे अगर सेम चीज़ हो। इसका मतलब ये हुआ कि रिपीटेशन ऑफ फेसिस, एंगल्स और एजेस जब उसे 360 पर रोटेट करवाएं, अगर हम उसे 90 पे रोटेट करवाएं तो हमारे पास आइडेंटिकल फेज आएंगे, 180 पे करवाएं तो हमारे पास सेकंड आइडेंटिकल फेस आएगा, और 360 के ऊपर 4 आइडेंटिकल फेसेस आएंगे, जिसे हम कहेंगे 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे जो है वो हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है, ठीक है। यानी कि सेंटर से दोनों साइडों पर सेम चीज़, एक्सिस से भी दोनों साइडों पर सेम चीज़, और प्लेन जिस डायरेक्शन में जो है उसे कट किया गया या जिस डायरेक्शन में वो उसे डिवाइड किया गया है वो दोनों ही सेम हो, उसे कहा जाता है सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट को आपने हैबिटेट इन्वायरमेंट से लेना है, यानी कि किस शेप्स के अंदर जो है वो उसे ग्रो किया गया है, किस क्रिस्टल को। ये किस तरह से हमें आती है हमारे पास शेप? अगर हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल करें तो हमारे पास जो है वो क्रिस्टल बन जाता है। अगर कंडीशन सेम होगी तो ये शेप जो है वो सेम शो करेगा। जैसे यहाँ पर जो है NaCl की शेप क्या होती है? क्यूबिक। लेकिन अगर हम उसके अंदर 10% यूरिया डाल देंगे एज एन इम्प्योरिटी तो उसकी शेप हो जाएगी ऑक्टाहीड्रल, यानी कि नीडल्स लाइक। उसकी शेप चेंज हो गई क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई। तो इससे आपने याद रखना है कि अगर क्रिस्टल को सेम शेप के अंदर ग्रो करवाना है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर तो आपको कंडीशन सेम अप्लाई करनी होंगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्रिस्टल ग्रोथ। ये भी हैबिट ऑफ क्रिस्टल की तरह ही है कि किसके अंदर जो है उसे ग्रो किया जा रहा है। स्लो ग्रोथ कब होगी? जब जो मतलब अगर कोई चीज़ है स्लो ग्रो कर रही है तो उसका मतलब ये है कि उसका लार्ज साइज बन रहा है। अगर वो जल्दी ग्रो करेगी तो उसका साइज जो है वो स्मॉल होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या कहते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस अगर सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हो तो उसे कहा जाता है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट होता है केमिकल नेचर पर, ठीक है, क्योंकि ये देखिए अब ये हमारे पास एटॉमिक रेशो वगैरह पर ये डिपेंड करेगा और बताएगा किस कम्बिनेशन के ज़रिए, किस वे ऑफ कम्बिनेशन से जुड़ी, उस पर ये डिपेंड करेगा। केमिकल नेचर के ऊपर इसकी जो है वो फॉर्म डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं क्योंकि कंपाउंड डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, और डिफरेंट कंपाउंड की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है NaNO3, इसकी एटॉमिक रेशो है 113, तो इसका स्ट्रक्चर होगा रोम्बोहिड्रल या ट्रायगोनल आप कह सकते हैं, K2SO4 या K2CrO4। 214 के लिए क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी होगी? ऑर्थोरोम्बिक। इसको जो है वो आपको टेबल को याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी शेप्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डील करेंगे कि किस तरह की होती है ऑर्थोरोम्बिक, किस तरह की होती है रोम्बोहिड्रल, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक और ये सब। ZnSO4 और NaSO4 इसकी 114 है, NaF और MgO क्यूबिक है 11, CuAg इसकी भी 11 रेशो है, ZnSg हेक्सागोनल 11 रेशो। इसके अलावा नीचे जो है दिखाई गई है एक CO3 2- आइंस की फॉर्म में भी जो है वो सेम ही शो करता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर SO4 या यहाँ पर CrO4 आइंस की फॉर्म में होगी तो ये टेट्राहीड्रल जो है वो शो करेगा। अब आपने आइसोमॉर्फिज्म याद कर लिया, इसी के साथ आपने पॉलीमॉर्फिज्म याद कर लेना कि एक सब्सटेंस, पॉली मीन्स मैनी फॉर्म में हो, आइसो मीन सेम फॉर्म में हो और पॉली मीन मैनी फॉर्म में हो, एक ही सब्सटेंस। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों है? क्योंकि सब्सटेंस एक है, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों है? क्योंकि उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंजिंग है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास हीट ऑफ यूनियन है वो सबकी डिफरेंट होगी यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। नेक्स्ट मैंने कुछ टाइप्स नीचे दिखाई हुई हैं, AgNO3 CaCO3। इसकी 2 फॉर्म्स हो सकती है, रोम्बोहिड्रल या ऑर्थोरोम्बिक। रोम्बोहिड्रल का दूसरा नाम ट्राइगोनल है। NaCl की 2 फॉर्म हो सकती है, अभी हम पढ़ के आए हैं, एक क्यूबिक दूसरी ऑक्टाहीड्रल, जब उसके अंदर 10% यूरिया एज एन इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। CaCO3 की एक और ट्राइगोनल है, अभी हमने ऊपर देखा CaCO3 की एक ट्राइगोनल है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी इसकी ऑर्थोरोम्बिक है। ट्राइगोनल जब होगा इसका तो ये कहाँ पर पाई जाएगी? कैल्साइट के अंदर, और अगर ये ऑर्थोरोम्बिक होगा तो रेगोनाइट के अंदर होगी, ठीक है। HgI2 यानी कि मरकरी आयोडाइड। अब इसकी 2 फॉर्म्स है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर है ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल, ठीक है। ट्राइगोनल नहीं, टेट्रागोनल। ट्राइगोनल का दूसरा नाम रोम्बोहिड्रल है। ऑर्थो के अंदर ये जो है ये येलो होगा और टेट्रा के अंदर जो है इसकी क्या होगी? रेड होगा। अब ये आपको जो है ये मेमोराइज करने पड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट 10 टाइप हमारे पास आ जाती है एलोट्रोपी। एलिमेंट जब डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, जैसे कार्बन की 2 फॉर्म है, डायमंड ग्रेफाइट। डायमंड में क्यूबिक होता है और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल होता है। टीन के अंदर जो है वो हमारे पास ग्रे टीन, वाइट टीन आ जाता है। ग्रे टीन क्यूबिक होता है, वाइट टीन जो है वो टेट्रागोनल होता है,
ठीक है। इसको याद करने का तरीका यही कि आप वाइट का जो है वो टी देखें, इसमें टी आ रहा तो ये टेट्रागोनल है और ग्रे दूसरा क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन है और एक ओजोन है ट्राईऑक्सीजन। सल्फ़र की जो है वो मेनली दो होती है, रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक, लेकिन दो और हैं इसकी, एक प्लास्टिक और एक अमोर्फस। जो रोहम्बिक होती है ना ब्राइट येलो होती है, अल्फ़ा सल्फ़र कहते हैं इसे। ये कब एग्जिस्ट करती है जब टेम्परेचर लेस देन 95 हो। मोनोक्लिनिक कब एग्जिस्ट करती है जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 95 अप टू 119 यानी 119 हो। प्लास्टिक सल्फर कब होगा, ये ट्रू एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है, ये सॉफ्ट इलास्टिक होता है, इंसॉल्युबल होता है H2S के अंदर। ये बनता किस तरह से, जब हम रोहम्बिक है ना जिसका ब्राइट येलो कलर है, उसको जब हीट करते हैं तो येलो रिबन बनते हैं, उन येलो रिबन का प्लास्टिक जो है वो सल्फर कहा जाता है। यानी कि रोहम्बिक से नेक्स्ट जो आ जाती है ना हमारे पास हीट करने से, उसे कहते हैं प्लास्टिक सल्फर। 4 टाइप इसकी अमोर्फस है, ये ज़्यादातर फ्री स्टेट में नहीं होती। जब H2S वाटर के साथ बहुत ज़्यादा अरसे तक रहता है तो इससे जो है वो एक वाइट सी सल्फर बन जाती है जिसे कहते हैं अमोर्फस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे कहते हैं, जब दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम के अंदर, इससे ऊपर टेम्परेचर हो या इससे नीचे टेम्परेचर हो तो सिर्फ एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। और दूसरी बात आपने हमेशा याद रखना है, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ये लेस देन मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए अगर मेल्टिंग पॉइंट होगा फिर तो वो चेंज हो जाएगी लिक्विड के अंदर, ठीक है। नीचे इसके कुछ एग्जाम्पल है, ग्रे टिन अभी भी ऊपर देख के आए हैं, टिन की दो है, ग्रे एक वाइट है। तो अगर 13 से लेके 18 तक ये टेम्परेचर वैसे होता है। अगर इससे कम होगा तो ग्रे में एग्जिस्ट करेगा, इससे ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो वाइट में। अगर ये टेम्परेचर होगा तो ये दोनों फॉर्म्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। इसी तरह से सल्फर है, इसकी जो दो है मोनोहम्बिक और मोनोक्लिनिक मेन, ये 95.5 पे दोनों एग्जिस्ट करेंगी। कि NO3 की भी दो हैं, ऑर्थोरम्बिक और रोम्बोहिड्रल, ये भी 123 से 128 तक दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। इससे कम टेम्परेचर होगा तो ऑर्थोरम्बिक, इससे ज़्यादा होगा तो रोम्बोहिड्रल। इस तरह से हम किसी क्रिस्टल के अंदर से वाटर भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म से उसे एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं, और नीचे इसी तरह से उसे लेस हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर भी जो है वो लेके आ सकते हैं। इसमें अब कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें चीज़ें जो है वो याद करने वाली ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक इस रमज़ान के बाबरकत महीने में आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।